कहानी की शुरुआत में इस कहानी के हीरो जी याली को हम लोग देखते हैं। ड्रंक कंडीशन में वो एक होटल के कमरे में बंधा हुआ था, जहाँ पर कि एक मोटी लड़की उसका फायदा उठाने का कोशिश कर रही थी। जी याली खुद को उससे बचाने का कोशिश कर रहा था। तभी वहां पर इस कहानी की हीरोइन शाओ आती है। उस मोटी लड़की को कहती है कि तुम्हारे गैंग ने अब तक बहुत ही घटिया हरकत की है, लेकिन ये तो मतलब हद था। अब तुम एक लड़के के साथ जबरदस्ती करने पर उतर गई हो। वो मोटी लड़की साओ से लड़ने का कोशिश करती है। साओ तुरंत ही उसे बेहोश कर देती है और कमरे से बाहर लेकर के जाती है। आफ्टर दैट जब वो कमरे में आती है, जी हानली उसे उसका हेल्प करने के लिए बोलता है। बदले में वो उसे 100 मिलियन देने के लिए तैयार था। साओ कहती है, लगता है तुम्हारे पास बहुत ज्यादा ही पैसे हैं। जियाली बोलता है, हाँ। शाओ से कहती, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे बेग करना होगा। जियाली उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसका हेल्प करे और दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह जब वो शाओ को ढूंढ रहा था, तब तक वो वहां से जा चुकी थी। उसके पास सिर्फ और सिर्फ शाओ का ये ब्लू हेयर पिन रह गया था, क्योंकि उस गर्ल का नाम ब्लू रोज था। ज़ियान ली शाह को ढूंढने के लिए अपने सेक्रेटरी को बोला था। वो बताता है कि जैसे ही वो लड़की होटल से कार में निकली, उसका कार ब्लास्ट हो गया और उसकी जान चली गई। ये बात सुनते ही ज़ियान ली बहुत सैड हो जाता है, क्योंकि वो शाह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता था। इस बात के 1 साल बाद का सीन हम लोग देखते हैं, जहाँ पर कि साओ अब एक पिक कटर बन चुकी थी। वो बुजुर्ग का काम किया करती थी, जहाँ पर कि वो बहुत ही खूबसूरत थी और ऐसा काम करते सारे लड़के उसे देखते थे। जी हाली उसे ढूंढते हुए आता है। शाओ की शक्ल उस गर्ल से मिल रही थी जिसके साथ कि वो इंटीमेट हुआ था। दैट्स वाई वो साओ को अपनी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ बनाने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। साओ अपनी आइडेंटिटी भूल चुकी थी। 1 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें साओ को वो लोग रेडी करके लेकर के जाते हैं। जी हल्ली उसे अपने बारे में बताते हुए कहता है कि वो उसे 1 साल के लिए अपनी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ बनाना चाह रहा है, और अगर साओ उसके एग्जाम में पास हो गई, उसने उसके फैमिली वालों को मना लिया, तो बदले में उसे बहुत सारे पैसे देगा वो। पैसे के नाम पर शाओ ये बात मान जाती है, क्योंकि उसे पैसे की जरूरत थी। जियान ली साओ के पूरी तरीके से रेडी होकर के आने का इंतजार कर रहा था। जब वो आती है तो जी हाँ ली उसे देखते रह जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। तो उसे कहती है, डोंट वरी, तुम्हारी फैमिली को पटाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं यहाँ पर उसे ज़रूर ही मना लूँगी। जियानली कहता है, ठीक है, डिपेंड करता है तुम्हारे परफॉर्मेंस पर। आफ्टर दैट हम लोग शादी का सीन देखते हैं। जियानली साव को लेकर के स्टेज पर जाते हैं। वहाँ विन नाम की एक गर्ल आई थी। जियानली कहता है इस लड़की से, सबसे पहले मेरी शादी तोड़वाऊं तो तुम्हें तुम्हारे पैसे में ईएमआई के तौर पर देते रहूंगा। साओ इस बात को मान जाती है। स्टेज पर जाते ही विन साओ पर गुस्सा करते हुए कहने लगती है कि तुम मेरे हस्बैंड जियानली को कैसे मुझसे छीन सकती हो। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि साओ का बॉस, यानी जो एक्स फीमेल किलर साओ थी, उसका बॉस साओ पर नजर रखा हुआ था। वो भी उसे 1 साल बाद देख पा रहा था। यहाँ पर विन और साओ आपस में लड़ झगड़ रहे थे। विन की फैमिली भी साओ को इस घर में आने नहीं देना चाह रहे थे। साओ यहाँ पर इमोशनल ड्रामा करते हुए ने कहती है, आपको तो पता है, आपका जो ये पोता, कजन ब्रदर, या जो भी कह लो है, वो लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन मेरे पीछे वो पागल था। मेरी खूबसूरती का वो दीवाना है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब अगर आप ये दो प्यार करने वालों को अलग करना चाहते हैं तो फिर वो तो अलग बात है, लेकिन म्यूचुअल अफेक्शन है हमारे बीच, तो आपको इस फीलिंग को समझना चाहिए। उसकी फैमिली इस बात के लिए मान जाती है। वो लोग सोचते हैं कि जब जी आले शाह को प्यार करता है तो फिर उसकी शादी जबरदस्ती वेन से कराने का कोई फायदा नहीं है। ये सब कुछ अभी चल ही रहा था कि तभी वहां पर ग्रैंडफादर आ जाते हैं। जियानली और शाओ यहाँ एंगेजमेंट का रिचुअल करने के बाद दोनों आपस में डांस कर रहे थे। आगे बढ़ के साओ जियानली को किस कर लेती है, ये कहते हुए कि अब मोमेंट था, किस करना तो बनता ही है। फैमिली तो मान गई थी, लेकिन ग्रैंडफादर मानने के लिए तैयार नहीं थे। वेन को लगता है कि शायद ग्रैंडफादर उसका सपोर्ट करेंगे।
ग्रैंडफादर शाओ पर गुस्सा करते हुए कहते हैं, तुम हमारे घर की बहू बनने लायक नहीं हो। जियानली की शादी तो वेन से ही होगी। हमने इसके फैमिली वालों को प्रॉमिस किया है। अब यहाँ पर जियानली क्या ही बोलता, साओ पूछती है ये कौन है? जियानली बोलता है ये ग्रैंडफादर है। इन्हें मनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। साओ यहाँ पर इमोशनल ड्रामा करते हुए कहने लगती है, ग्रैंडफादर आप जियानली को ऐसे नहीं पीट सकते हैं। मेरे पास सिर्फ 1 साल मेरे जिंदगी के बचे हुए हैं। डॉक्टर ने कहा है मुझे ऐसी बीमारी है कि मैं जिंदा नहीं रहने वाली हूँ। 1 साल बाद तो मैं वैसे भी मरने के बाद जियानली को छोड़ देने वाली हूँ। तब तक तो आप लोग मुझे जियानली के साथ रहने दे ही सकते हैं ना। अब ग्रैंडफादर भी यहाँ पर इमोशनल हो जाते हैं और जियानली और साओ के रिलेशनशिप को हाँ कह देते हैं। वेन भी शौक हो जाती है कि इसके ड्रामे में घर के सारे लोग कैसे ही आते रहते हैं। साहो की एक्टिंग से ही तो जियानली एक्शन में इम्प्रेस था। उसने तुरंत ही ग्रैंडफादर को भी मना लिया था। वो आदमी अब भी साओ पर नजर रखा हुआ था। उसका सेक्रेटरी कहता है कि क्या हम स्टेज पर चले उसे रोकने के लिए? वो कहते हैं नहीं नहीं, ये तो अभी आई है, पहले इस पर नजर रखते हैं कि ये हमारी ब्लू रोज है या नहीं। यानी कि वो साओ का बॉस था। इसके बाद जियाली साओ को ओल्ड हाउस लेकर के जाता है। उसका घर काफी अजीब सा शहर से दूर था। तभी कुछ गुंडे आकर के जियाली पर अटैक करने लगते हैं। साओ घबरा जाती है कि इसकी लाइफ तो बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। जियाली उन गुंडों से लड़ रहा था। हालांकि साओ हमने से खो चुकी थी, लेकिन वो अपनी फाइटिंग के मूव्स नहीं भूली थी और वह यहाँ पर जियाली की भी मदद करती है। जैसे ही सारे गुंडों की पिटाई होती है, तभी वहां पर जियाली का अंकल एंट्री लेता है। हमें पता चलता है कि जो जियाली का अंकल था वही साओ का बॉस था। अब साओ अमनेसिक होने की वजह से उसे भी भूल चुकी थी और उसे ये बात कंफर्म नहीं था कि साओ भूल गई है या फिर वो भूलने की एक्टिंग कर रही है। तो वो यहाँ पर आता है। जियाली कहता है ये आदमी तुम्हारे भेजे हुए थे? उसका अंकल कहता है अरे नहीं नहीं, भला मैं अपने भतीजे को ही क्यों मारना चाहूंगा। जियानले को डाउट था उसके मॉम डैड को उसी के अंकल ने मारा है, लेकिन मैं इस बात को अब तक प्रूफ नहीं कर पाया था। वो दोनों फैमिली के प्रॉपर्टी के लिए लड़ते रहते थे। ग्रैंडफादर यहाँ पर आते हैं, शाह को कमरे में जाके आराम करने के लिए बोलते हैं और जियानले को स्टडी रूम में लेके जाते हैं। उसके जाते ही साहु को उसकी ग्रैंडमदर का वीडियो कॉल आने लगता है। ये वो लेडी थी जिसने कि एक्सीडेंट में साहु की जान बचाई थी और उसकी ब्रेन की सर्जरी कराई थी। यहाँ पर वो गुस्सा कर रही थी कि वह ऐसे ही कैसे किसी से शादी कर सकती है। साहु कहती है ग्रैंडमदर मैंने बस अपनी सोल सेल की, अपनी बॉडी नहीं। जैसे ही यहाँ का मिशन कंप्लीट होता है हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे और मैं आपकी हर्ट की सर्जरी करा सकूंगी। ग्रैंडमदर मना कर रही थी इन चीजों के लिए। तभी वहां पर जियानली का छोटा भाई आने लगता है और शाह वीडियो कॉल कट कर देती है। वो सच में बहुत ही फुद्दू कैरेक्टर है। यहाँ पर वैसे तो वो अपने बेटे के साथ डैड के साथ मिलके काम कर रहा था, यानी कि जियानली के अंकल के साथ, लेकिन वो यहाँ पर शाह को पैसे देते हुए जियानली को छोड़ के जाने के लिए कहता है। अब यहाँ पर शाह वो पैसे रख लेती है। तभी घर वाले आ जाते हैं। जो लू था वो जानबूझ करके शाह को लव पोशन देने का कोशिश कर रहा था ताकि शाह का फैमिली में वो इंसल्ट करा सके और उसकी फैमिली शाह को घर से निकाल सके, लेकिन शाह वो वाइन पीती नहीं है। घर वाले जब यहाँ पर आते हैं तब वो बहाने से लू के ऊपर ही वो वाइन फेंक देती है। लू चिल्लाने लगता है कि ये लड़की मुझे परेशान कर रही है। शाह के बारे में बता देता है कि साव ने यहाँ पर मुझसे पैसे लिए हैं जियानली को छोड़ने के लिए। इस बात पर साव कहती है क्यों झूठ बोल रहे हो भाई, आई नो कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, लेकिन तुमने तो मुझे मोदी खाई पर गिफ्ट दिया था ना, तो फिर तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। अब यहाँ पर जियानली तो समझ जाता है कि साव क्या करना चाह रही है, लेकिन उसके एक्टिंग से ग्रैंडफादर इम्प्रेस हो गए थे और वो साव की बातों का भरोसा कर लेते हैं। लू पर ही गुस्सा करने लगते हैं कि वो ऐसी हरकतें क्यों करते रहता है। उसके अंकल को भी डांट लगाया जाता है कि तुमने ये सिखाया है इसे। इस बात पर अंकल कहते रहे नहीं नहीं, मैंने तो इसे शाह को गिफ्ट ही देने के लिए बोला था, शायद वो गलत समझ लिया है। उसका अंकल शाह पर नजर रखे हुए था कि कहीं वो सच में चीजों को भूल गई है या फिर भूलने की एक्टिंग कर रही है। उसे इस बात का पहले पता लगाना था। उसी ने शाह को मिशन दिया था जियानली के खिलाफ। इसके बाद शाह जब कमरे में अंदर जाती है
जी हाँ, ली उसका चेक उससे ले लेता है और कहता है तुमने अभी तक मिशन कंप्लीट नहीं किया है। तो जब तक तुम्हें मिशन कंप्लीट नहीं करती हो तुम्हें पैसे पेमेंट पे नहीं मिलने वाले हैं। इस बात पर शाह उस पर गुस्सा कर रही थी, लेकिन वो कोर्ट में ही अपना चेक रख करके नहाने के लिए चले जाता है। शाह यहाँ पर उस चेक को उठाने का कोशिश कर रही थी, तब तक जियान ली कमरे में अंदर आ जाता है। जब वो यहाँ पर आता है तो शाह उससे उस चेक को छुपाने का कोशिश कर रही थी ताकि जियान को पता ना चले। इस चक्कर में दोनों के बीच कुछ रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं। एक सडन किस से दोनों ही शौक में आ जाते हैं। साओ जियान पर गुस्सा करने लगती है कि वो उसका फायदा उठा रहा है। यहाँ पर ग्रैंडफ़ादर कमरे के बाहर से उनकी आवाज़ों को सुन रहे थे। कहीं न कहीं वो मन ही मन खुश हो रहे थे कि लगता है उन दोनों के बीच कुछ तो रोमांटिक हो रहा है। हमें जल्दी ही पोता या पोती मिलने वाला है। और वो दोनों तो अंदर लड़ झगड़ रहे थे। जो लू होता है वो जाकर के अंकल को सारी बातें बताता है। वो उसे कहता है अब मुझे खुद से ही पता करना पड़ेगा कि एक्चुअल में साओ वही लड़की है या नहीं। लू को ऐसा लग रहा था कि उसका डैड भी शाओ में इंटरेस्टेड है, लेकिन वो तो जी अनली की होने वाली वाइफ है। अगर ऐसा हुआ तो बेवजह ही पंगे हो जाएंगे। साथ अगली मॉर्निंग वो लोग सब साथ में खाना वाना खा रहे थे। जियाने के गले पे बने लब बाइट को देख करके फैमिली वालों को लग रहा था उन दोनों के बीच रोमांस हुआ है, लेकिन वो दोनों तो लड़ ही रहे थे। साव भी उनकी फीलिंग को समझ करके यही कहती है कि हाँ हाँ, हम दोनों के बीच रोमांस ही हुआ था। चेक करने के लिए अंकल शाह को पाइनएप्पल जूस ऑफर करता है। अब शाह को ये बात डाउट हो जाता है कि ये अंकल उसे ऐसे क्यों घूर रहा है। जरूर ही इस जूस में कुछ मिला हुआ है। दैट्स वाई वो जूस इमोशनल ड्रामा करके वो जी अली को ट्रांसफ़र कर देती है, ये सोचते हुए कि ये पैसे के चक्कर में अपनी जान कौन गँवाने जाए। जियान ली उस जूस को पी लेता है। शाह को पता नहीं चलता है कि वो क्या चेक करना चाह रहा था। इधर शाह के आने की खुशी में सबको अनाउंस करना था, तो शाह को लगता है कि उसे डिज़ाइनर बैग्स और ज्वेलरीज मिलेंगे, लेकिन जियान ली जानबूझ करके शाह को परेशान करने के लिए उसे कटिंग नाइफ का सेट गिफ्ट करता है, ये कहते हुए तुम तो पिक्स कट करती हो ना, तुम्हारे लिए तो यही बहुत इम्पोर्टेंट होगा। अब इमोशनल होने की भी ज़रूरत नहीं है, चाहो तो मुझे थैंक्स बोल सकती हो। यहाँ पर शाह को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करती है। जियान सिर्फ और सिर्फ शाह को परेशान करने के लिए ऐसा कर रहा था। शाह को ग्रैंडफादर की तरफ से जो पैसे मिले थे उसे देख करके अभी वो खुशी हो रही थी कि तभी वहां पर वेन आ जाती है। वेन ने दिमाग लगाया था कि साव तो गांव की लड़की है, उसे डिजाइनर कपड़े ज्वेलरी के बारे में क्या पता। वो उन्हें फेक चीजें पकड़ा करके अपना इमेज बना लेगी और उसे दोस्ती करके रखेगी ताकि 1 साल बाद वो दोबारा जियाली से शादी कर सके। साहू उन्हें देखते ही पहचान जाती है कि सब कुछ फेक है। घर की मेड से कहती है कि जरा ये जो मेड ज्यादा चपर चपर करे इसे सबक सिखाना, ये 10,000 तुम्हारे। तो जो शाह के घर की मेड थी वो वेन की आई हुई मेड को सच में थप्पड़ मार देती है। दूर से जियाली इन चीजों को देख रहा था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि साहू को इन चीजों का भी नॉलेज है। इन मीन्स कि उसे अच्छे डिजाइनर ज्वेलरीज और ब्रांडेड कपड़ों के बारे में भी पता है। वो वहाँ से थोड़ी ऑकवर्ड फील करते हुए चली जाती है कि इन सारी चीज़ों के बारे में साव को कैसे पता। उनके जाते ही शाओ यहाँ पर अपने 10,000 जाने का अफ़सोस करने लगती है। जियानली यहाँ पर आता है, साओ से कहता है तुम तो ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही टैलेंटेड निकले। वो शाओ के काफ़ी पास आ रहा था। साओ पूछती है क्या कर रहे हो? तो जियानली बोलता है ग्रैंडफादर हमें देख रहे हैं, कैमरा हर तरफ है, तो हमें रोमांटिक होकर के तो दिखाना ही पड़ेगा ना। अगले दिन शावा अपनी ग्रैंडमदर से मिलने के लिए जाने वाली थी। जी आनले उसे खुश करने के लिए उसे 200 बैग्स ऑर्डर कर देता है और शाओ अपने फेवरेट गाड़ी से ड्राइव करते हुए वहाँ के लिए निकलती है। तब ये चीज़ लू देख लेता है कि शाओ कहीं जा रही है, तो वो सोचता है वो कहाँ जा सकती है, चलो उसे फॉलो करते हैं।
साहू ग्रैंडमदर के पास पहुँचती है तो ग्रैंडमदर तो उसकी पिटाई लगाने लगती है। उसे ऐसे शादी करने के लिए साव जैसे-तैसे करके ग्रैंडमदर को कंट्रोल करती है और कहती है, ग्रैंडमदर आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। तभी वो लोग देखती है कि एक पिग का बेबी लू को दौड़ा रहा है। वो लोग देखने के लिए जाते हैं और पूछते हैं वो यहाँ क्या कर रहा है? तो लू यहाँ पर बहाना बना देता है, उसने कभी पिग्स देखे नहीं थे, इसी वजह से वो यहाँ पर देखने के लिए आया हुआ था। वो जा रहा है पिग के बेबी को अंदर रखने के लिए। तभी वहाँ पर जिया अली भी उनके पीछे-पीछे आ जाता है। अब ग्रैंडमदर जब जिया अली को देखती हैं तो काफ़ी खुश हो जाती हैं, ये सोचते हुए कि जिया अली तो काफ़ी हैंडसम है। अगर शाओ ने इस बंदे से शादी की है तब तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। जियान से शाह पूछती है वो यहाँ क्या कर रहा है? तो जियान बहाना बना देता है कि वो ग्रैंडमदर से मिलने के लिए आया हुआ था। शाह यहाँ पर ग्रैंडमदर के साथ जियान से कुछ इधर-उधर की बातें करती है और फिर वहाँ से वो दोनों घर की तरफ जाने लगते हैं, यानी कि जो शाओ का रूम था उसकी तरफ। वहाँ पर जियान ली शाओ से रिलेटेड कुछ चीज़ें नोटिस करता है, जहाँ पर कि अभी वो शाओ का वो ब्लू रोज़ का पेंडेंट देखने ही वाला था कि तभी वहाँ पर शाओ आ जाती है। कहती है कि ये मेरी पहले की चीज़ें हैं, रेंट के समय मेरी बॉडी पर ये चीज़ें मिली थी, बट मुझे कुछ भी याद नहीं है। जियाली हालांकि उस ब्रोच को देख नहीं पाता है। घर जा करके लो अपने डैड को दिखा रहा था कि वो पोर्क लेकर के आया है, तो उसके डैड गुस्सा कर रहे थे कि मैंने तुम्हें शाओ पे नज़र रखने के लिए कहा था तो तुम पोर्क लेकर के आ रहे हो। वो कहता है कि उन लोगों ने कुछ खास किया ही नहीं, सिर्फ पिग देखा और पिग कटिंग किया और मैं इन्हें लेकर के आ गया। वो अंकल सोच रहा था कि उनका बेटा सच में बेवकूफ़ ही है। इधर रात में जियानली को उसका सेक्रेटरी कॉल करता है। वो किसी प्रोजेक्ट के बारे में उससे बात कर रहा था। जियानली उस प्रोजेक्ट के लिए जाने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि उसे पता था कि उसके अंकल ये पंगा क्रिएट कर सकते हैं। अब रात में उन दोनों को सोना था तो वो शाओ को बेड पर सोने के लिए बोल करके खुद नीचे सो जाता है, लेकिन शाओ करवट बदलते बदलते बेड से नीचे गिरती है और सीधे जियानली के पास चली जाती है। जी अली बेचारा जैसे-तैसे करके उसे उठा करके ऊपर बेड पर लेकर के जाता है ताकि वो यहाँ पर ज़्यादा ड्रामा ना करे। अगले दिन शाओ जगती है तो वो बहुत ही शाय फ़ील कर रही थी। जी अली उसे वीडियो दिखा रहा था कि देखो तुमने क्या किया है। वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। शाओ को वो कहता है कि हमें यहाँ पर पार्टी में जाना होगा, उस चीज़ के लिए तुम प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। वो एक्चुअल में उसके लिए एक अच्छा सा ड्रेस लेकर के आया हुआ था, जो कि वो ड्रेस वो शाओ को पार्टी में देने वाला था पहनने के लिए। वैसे भी वो उसे जैसे-तैसे कपड़ों में तो पार्टी में जाने नहीं दे सकता है। वो दोनों वहाँ से निकलते हैं तो शाओ एक कपल को देखती है। उसे देख कर के ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने इन दोनों को पहले भी कहीं देखा है। तभी वहाँ पर वेन आ जाती है और वो शाओ को परेशान करने लगती है कि वो जियाने को लेकर के यहाँ भी कैसे आ सकती है इस पार्टी में। शाओ उसे इग्नोर करके रेडी होने के लिए चली जाती है। पार्टी के लिए ड्रेस चेंज करके वो जियाने के साथ उस पार्टी में जाती है। वहाँ पर उसका अंकल भी आया हुआ था। जी हाँ, ली शाओ से कहता है कि कम बोलना और लोगों से यहाँ पर कम बात करना। वो कुछ बिजनेसमैन लोगों से मिलने के लिए चले जाता है। उसके जाते ही यहाँ पर वेन आती है। शाओ को एक आइडिया आता है। वो वेन को उल्लू बना करके उसे पैसे ऐंठने का प्लान कर रही थी। यहाँ पर वो उसे कहती है मुझे तुम्हारा फ्यूचर पता है और तुम जियाने के चक्कर में रहोगी तो रोते धोते ही रहोगी। वो कुछ ऐसी ऐसी बातें वेन को बताती है जो कि आगे आने वाले कुछ टाइम में होने वाली थी। इसी वजह से वो उसकी बातों का ट्रस्ट भी कर लेती है। हालांकि साओ केवल और केवल बकवास कर रही थी और कुछ नहीं, लेकिन उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो सब कुछ सच में सच ही होने वाला है। वेन के वहां से जाते ही शाओ उसको देख रही थी और जीएल यहाँ पर आता है तो पूछने लगता है कि वो क्या कर रही है। शाओ बताती है कुछ नहीं, बस मैं वेन को थोड़ा सा बेवकूफ़ बना करके उससे पैसे ऐंठने का कोशिश कर रही थी। जीएल ने उसे कहता है मैंने कहा था ना लोगों से कम बात करना, तुम हो कि मेरे लिए मुसीबत खड़ा करोगी। वहाँ पर वो नोटिस करती है उसके अंकल को जो कि उस कपल से बात कर रहे थे।
शाओ उनकी बातें सुनने के लिए उन्हें फॉलो करके जा ही रही होती है कि तभी अचानक से उसे ये मौसम वगैरह देख करके उसके पास की कुछ मेमोरीज याद आने लगती हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। थैंकफुली जियाली ये देख लेता है और वो शाओ को वहां से लेकर के जाता है। उसे हॉस्पिटल में कुछ-कुछ चीज़ें याद आ रही थी कि एक्चुअल में वो कौन हुआ करती थी। जब उसकी आँख खुलती है तो सामने जियान ली था। शाओ से कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी भूली हुई कोई मेमोरी याद आ रही है। सोचो अगर मैं सच में किसी अमीर घर की प्रिंसेस निकली तो। जियान ली मज़ाक उड़ाते हुए कहते हैं कि ड्रामा तुम कुछ ज़्यादा ही देखते हो। खैर ये रहा तुम्हारा हॉस्पिटल बिल। हाँ ना, तुम्हारी सैलरी से मैं इसे कट कर लूँगा। साह उसे मनाने का कोशिश करती है कि वह ऐसा ना करे। उसे पटाने के लिए उसे बिठा के पानी-वानी ऑफ़र कर रही थी। उसका ये इमेजिनेशन तो कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रहा था। इमेजिनेशन में तो वो जियानली को किस भी करने लगती है उसे पटाने के लिए। पैसे मिलने के पहले ही बेचारी साओ इतने कर्जे में चली जाने वाली थी। घर जाकर के साओ जियानली से छुपा करके उसका वो पार्टी का ड्रेस सेल करने का डिसाइड करती है ताकि ग्रैंड मदर के लिए कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह वो बाई कर सके। और उसे सेल करने के लिए जब वो जाती है तब यहाँ पर वो ये देख कर के शॉक हो जाती है कि एक्चुअल में उसे लेने के लिए कोई और नहीं, यहाँ पर जी आली का सेक्रेटरी ने ही बुक किया था और जी आली ने ही वो ड्रेस बाय करने के लिए दोबारा से प्लान किया था। अब वो यहाँ पर फँस जाती है। जियानली उसे कहने लगता है मतलब सच में तुम उन ड्रेसेस को सेल कर रही हो जो मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था? तो वो उसे कहती है कि हाँ, मुझे उसे सेल करना पड़ रहा है एक्चुअल में मुझे ग्रैंडमदर के लिए चाहिए थे उनके सप्लीमेंट्स के लिए पैसे दैट्स व्हाई मैं उन्हें सेल कर रही थी। यहाँ पर जियानली उसे कहता है डोंट वरी मैं तुम्हारे सप्लीमेंट के लिए पैसे दे दूँगा लेकिन तुम्हारी सैलरी से बाद में कट कर लूँगा। शाओ के लिए यही काफ़ी था कि ग्रैंडमदर के लिए कम से कम उसने पैसे तो दे दिए यहाँ पर। वो उन पैसों को लेकर के ग्रैंडमदर से मिलने जाने का सोचती है। जियानली ने कहा था कि वो उसके ग्रैंडमदर के लिए डॉक्टर का इंतज़ाम भी कर देगा। हर चीज़ के पैसे वो उसकी सैलरी से कट कर लिया करेगा। यहाँ पर साओ खुश हो जाती है और ग्रैंडमदर से मिलने जाने का डिसाइड करती है। रात के 3:30 बजे अचानक से साहो नींद में स्लीप वॉकिंग करते हुए सीधे उसके अंकल के पास पहुंच जाती है। ये उसका बॉस था तो उसने साहो को इस तरीके से ट्रेन किया था। साहो यहाँ पर उसे कहती है हाँ मुझे सब कुछ पता है जियान ली के प्रोजेक्ट्स के डिटेल्स तुम्हें चाहिए तो मैं मिल जाएंगे। उसका अंकल सोचता है कि चलो ठीक है, कम से कम यहाँ पर साओ उसके अंडर कंट्रोल है। वो जीएलए के खिलाफ अब भी काम कर रही है और शाओ को तो कुछ भी पता ही नहीं था। वो तो स्लीप वॉक करते हुए वहाँ पर गई हुई थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि शाओ चुपचाप जाकर के जियाली के बगल में उसे हक करके सो जाती है। जियाली बेचारा जैसे-तैसे अपना नींद पूरा करता है। अगली सुबह जब वो जगती है तो वो काफ़ी ऑकवर्ड थी कि वो जियाली के पास क्या कर रही है। वहाँ से बाहर निकलती है तो लू शाओ को एक अजीब-सा फ़ोन ला कर के देता है और बोलता है कि इसे रख लो, मेरे डैड ने दिया है ताकि वो तुमसे कॉन्टैक्ट कर सके। साओ सोचती है कि ये ऐसा फ़ोन क्यों दे रहा है और मेरा उसके डैड में क्या कनेक्शन है? तभी वहाँ पर जियान ले आने लगता है और लू को वहाँ से लेकर के जाता है। साओ उस फ़ोन को पानी में डाल देती है और वो उस फ़ोन से कोई भी कनेक्शन किसी से भी नहीं करने वाली थी। जानती थी कि कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है उसके अंकल में। जियान लू को छोड़ के वहाँ से फरार हो लेता है। शाओ ग्रैंडमदर से मिलने के लिए जाती है। हॉस्पिटल में देखती है कि 2-3 हैंडसम लड़के ग्रैंडमदर का ख़्याल रख रहे हैं, उसे खाना-वाना खिला रहे हैं, हाथ-पैर दबा रहे हैं। उसे समझ में नहीं आता क्या हुआ तो ग्रैंडमदर बताती है, जियान ने मेरे लिए इन लड़कों को अरेंज किया है। वो सच में तुमसे प्यार करता है तभी वो मेरा भी इतना ख़्याल रख रहा है। खुश होकर के साओ घर जाती है। जियान के लिए उसने फूड बनाया था। जियान जैसे उस फूड को खाने जाने वाला था तभी वहाँ पर उसे उसके सेक्रेटरी के पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए उन्हें अर्जेंटली जाना पड़ेगा तो वो निकल जाता है। साथ ही में साओ को ये भी पता चला था कि जी यानले उस कपल से भी मिलने वाला है यानी कि उस डॉटर से। साओ को लगने लगता है कि वो लड़की उनकी डॉटर जी यानले की फर्स्ट लव है। उसके आते ही
जियान उसे जॉब से निकाल देगा तो वो उसे फॉलो करते हुए जाती है और इधर इसका अंकल कंफ्यूज कि शाओ कर क्या रही है, वो उसे फॉलो क्यों कर रही है। उससे कभी कभी शाओ की हरकतों पर डाउट ही होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जियानली उस कपल से मिलता है और कहता है एक्शन में आपकी बेटी ने मेरी जान बचाई थी, तो मैं सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने के लिए उससे मिलना चाह रहा था। वो कहते हैं 8 साल पहले हमारी बेटी खो गई है, हम उसे तब से ढूंढ रहे हैं और ये बात हमने ज़्यादा लोगों को नहीं बताई है। इधर शाह उनकी बातों को सुन रही थी तभी पकड़ी जाती है। जियानली जब उसे देखता है तो वो पहचान जाता है। साहो की हरकतों पर गुस्सा करने लगता है कि वो यहाँ पर ऐसे क्या कर रही है। साहो से बोलने लगती है कि एक्शन में मुझे लगा कि तुम्हें तुम्हारी फर्स्ट लव मिल जाएगी तो तुम मुझे जॉब से निकाल दोगे और मुझे मेरे ग्रैंड मदर के ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए थे। दैट्स व्हाई मैं तो सिर्फ देखने के लिए गई थी कि तुम्हारी फर्स्ट लव दिखती कैसे है। जी हाली सोचता है ये लड़की सच में पागल है। तभी उसे पता चलता है उसके अंकल का एक्सीडेंट हो गया है। वो लोग हॉस्पिटल में उन्हें देखने के लिए जाते हैं। अब शाह यहाँ पर जानबूझ करके उसके अंकल को थोड़ा बहुत परेशान करने लगती है। जियानली को ये देख के काफ़ी मज़ा आ रहा था। उसने अपने सेक्रेटरी को उस एक्सीडेंट के बारे में पता लगाने के लिए बोला था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि शाओ जियाली को ऑरेंज ऑफर करने के लिए जाती है। उसके तरफ से छोटा सा रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होता है। बेचारी सही फील करते हुए वहां से जाने लगती है। दरवाजे में उसका सर टकराता है और वो बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल में जब उसे होश आता है तो ग्रैंड मदर उसका फिक्र कर रही थी और एक्चुअल में उसे अपनी उस किलर आइडेंटिटी के बारे में सब कुछ याद आ चुका था। लेकिन वो ग्रैंड मदर को ये बात नहीं बताती है क्योंकि उसे किलर की आइडेंटिटी के बारे में तो याद आ चुका था। जियानली के खिलाफ वो मिशन में थी, ये भी याद आ चुका था। लेकिन शाओ को अपने असली माँ बाप के बारे में नहीं पता था। ग्रैंड मदर ने उनकी जान बचाई थी तो शाओ अपना एहसान नहीं भूलना चाह रही थी। शाओ अब नॉर्मल थी तभी जियानली वहां पर आ जाता है। शाओ ठीक थी, अपनी आइडेंटिटी के बारे में वो जियानली को नहीं बताती है। अब वो उसके अंकल के साथ मिलके वापस से काम करने वाली थी। घर जाने पर ग्रैंडफादर उन दोनों को लव पोशन वाला सूप पीने के लिए देते हैं। शाओ को इस बारे में नहीं पता था। वो सूप पी लेती है और जियानली को भी पीने के लिए बोल देती है। सूप पीते ही वो दवाएं उन दोनों पर असर करने लगती हैं। जियानली बेचारा जैसे तैसे करके खुद को कंट्रोल कर रहा था और यहाँ पर साहु भी खुद को संभाल रही थी। दोनों अभी रोमांस स्टार्ट करने ही वाले थे कि जियानली बेहोश हो जाता है उस दवा के असर में। शाह उठ के चली जाती है उसके अंकल से मिलने के लिए। वो उसे कहता है कि आगे शाह को क्या काम करना है। शाह उसके अंकल के लिए लास्ट काम करने के लिए तैयार थी। उसके बाद वो मिशन से रिजाइन कर देगी। उसे अपने डैड के कमरे से निकलते हुए लू रात में देख लेता है और अब वो सोच रहा था कि उसके डैड और साओ के बीच में कोई अफेयर चल रहा है। अगली सुबह नाश्ते के टेबल पर वो साओ को घूर रहा था। साओ को ये बात नहीं पता था कि लू ने उसे देख लिया है। यहाँ पर ग्रैंडफादर आते हैं और वो लू पर गुस्सा करने लगते हैं कि वो साओ का रेस्पेक्ट क्यों नहीं करता है। वहीं दूसरी तरफ जियानली यहाँ पर आता है। वो शाओ को अपने साथ कंपनी लेकर के जाता है काम वाम करने के लिए। साओ चुपचाप काम में लग जाती है। वो तो मौका ढूंढ रही थी ताकि जियानली के वो डिटेल्स वहां से ले सके। थोड़ी ही देर में 2-3 लड़कियां जियानली को कॉफी ऑफर करने के लिए आने लगती है। जियानली पूछता है यहाँ चल क्या रहा है तो वो बताती है कि शाओ ने हमें 500 युआन लेकर के तुम्हें कॉफी ऑफर करने के लिए बोला है। जियानली समझ जाता है कि वो पैसे के लिए अपने हस्बैंड को भी सेल कर रही है। बाहर जाकर के वो साव पर गुस्सा करने लगता है। सबको बताता है कि साव उसकी वाइफ है। वो दोनों बस ऐसी ही फनी हरकतें करने लगते हैं तो शाओ की इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देने के लिए साओ जियानली के ऑफिस में बैठे बैठे सो रही थी। थोड़ी देर बाद जब जियानली वहां से निकलता है तब मौके का फायदा उठाते हुए शाओ यहाँ पर अपने हेयर पिन में पेन ड्राइव था और वो उन डिटेल्स को कॉपी कर लेती है। जियानली यहाँ पर आता है शाओ के लिए फ्लावर बुके लेकर के, लेकिन उसे शाओ पर बिल्कुल भी डाउट नहीं था। वो ऐसा कर सकती है इसलिए वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। वो दोनों खाना खाने के लिए जाते हैं। बिल बहुत ज़्यादा आने वाला था। जियानली शाह की फीलिंग को समझ रहा था। इसी वजह से वो उसे कहता है डोंट वरी, ये बिल की पेमेंट मैं कर दूंगा। आफ्टर दैट वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। शाह बहुत ज़्यादा ही ड्रंक थी। उसकी नौटंकियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही थी। जियानली उसे संभालते हुए घर लेकर के जाता है जहाँ पर कि शाह बहुत ही ड्रंक थी
और वो जियानी के साथ यहाँ पर इंटीमेट होती है। वो दोनों यहाँ पर फाइनली दूसरी बार एक-दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। लेकिन जब अगली सुबह जगती है शाओ तो सोचती है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। जियान उसका शुगर डैडी है और वो उसके साथ इंटीमेट कैसे हो सकती है। दोनों ही आपस में लड़ रहे थे। जियान ले उसे याद दिलाता है कल रात उसने शाओ का फायदा नहीं उठाया बल्कि शाओ खुद ही उसे बोल रही थी रोमांस करने के लिए। जल्दी जल्दी ड्रेस चेंज करके वो वहां से बाहर निकलती है। इधर जियानली के साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिता रही थी। उसे जियानली से प्यार हो गया था, लेकिन ये मिशन कंप्लीट करना उसके लिए ज़रूरी था। अगले दिन साओ अंकल को जाकर के जियानली का वो प्रोजेक्ट के सारे डिटेल्स दे देती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारा मिशन कंप्लीट कर दिया है। आज के बाद मैं तुम्हारे लिए कोई काम नहीं करने वाली हूँ। इधर जियानली के प्रोजेक्ट के डिटेल्स लीक हो गए थे। ये बात उसे पता चलता है, लेकिन डाउट शाओ पर जाने के बाद भी वो शाओ पर डाउट नहीं करता है। ये बात ग्रैंडफादर तक भी जाता है। प्रोजेक्ट के डिटेल्स लीक होने की वजह से जियानली का बहुत ही ज़्यादा लॉस हो रहा था। सब कुछ बात सामने आ जाता है। यहाँ पर ये कि शाओ और जियानली दोनों रियल में मैरिड नहीं हैं। उन दोनों का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। दूसरी बात ये कि शाओ एक किलर है और उसी ने जियानली का ये प्रोजेक्ट के डिटेल जो है वो लीक किए थे। और यहाँ पर इस तरीके से शाओ कहती है कि हाँ, मैंने ये सब कुछ जानबूझ करके किया था और अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद वो जियानली को छोड़ कर के जाने लगती है। जियानली उससे पूछे-पीछे साओ से एक चीज़ ये कन्फर्म करने के लिए जाता है, जहाँ पर कि साओ सच में बोल देती है कि हाँ, उसी ने यहाँ पर ये सब कुछ जानबूझ कर के किया है और जियानली भी उसे जाने से नहीं रोकता है। वो वहाँ से निकलती है, तो उसका अंकल को उसका सेक्रेटरी कहता है कि साओ का क्या करना है। अंकल कहता है कि शाओ को मरना होगा, वो मेरे बारे में सब कुछ जानती है, कभी भी वो हमारे लिए बॉम्ब का काम कर सकती है। जैसे ही शाओ थोड़ी देर आगे जाती है, उसका कार ब्लास्ट हो जाता है। अंकल को लगता है कि शाओ मारी गई। इसके बाद हमें एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वेन भी आई हुई थी, वो साओ को खोज रही थी। उसे नहीं पता कि साओ के साथ क्या हुआ। सास से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसके अंकल यहाँ पर आए थे। उन्होंने जियानली के प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। तभी वहाँ पर शाओ आ जाती है और कहती है तुम्हें क्या लगा था? तुम मुझे इतनी आसानी से मार दोगे? यहाँ पर जियानली कहीं न कहीं जियानली को भी उसके अंकल की हरकतों के बारे में पता था। वो साओ को जा कर के उस दिन बचा लेता है। शाओ ने अपना मिशन भी कंप्लीट कर लिया था और जियानली ने इस चक्कर में ये भी पता लगा लिया था कि जियानली के मॉम डैड के कार का एक्सीडेंट उसके अंकल ने ही किया था। यहाँ पर शाओ आकर के सबका पोल खोल देती है। उसके अंकल को अब जेल जाना पड़ेगा जब उसका क्राइम यहाँ पर सामने आ गया तो। ग्रैंडफ़ादर उसकी गलतियों के लिए उसे माफ़ नहीं करने वाले थे। फाइनली उसके अंकल को जेल लेकर के जाया जाता है। शाओ को यहाँ पर उसके असली पेरेंट भी मिल जाते हैं। वो लोग शाओ को देख कर के पहचान गए थे। भले ही शाओ को उसके असली पेरेंट के बारे में नहीं पता था। अब शाओ का मिशन भी कंप्लीट हो गया, उसका अंकल भी जेल चले गए। जियानली और शाओ के बीच कोई मैरिज जैसा चीज़ था नहीं। वो दोनों यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कपल थे, तो शाओ जियानली को छोड़ कर के जाने का डिसाइड करती है। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं, लेकिन जियानली को अब साओ से प्यार हो गया था और वो उसके बिना नहीं रहने वाला था। एट द एंड कुछ दिनों तक उसे मनाते कन्विंस करते कि वो उससे प्यार सच में करने लगा है। वो शाओ को मना ही लेता है। इसके बाद वो दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।